देखें ये कोई बहुत ज़्यादा हैरान कुन नतीजा नहीं है। मोहम्मद औरंगजेब है, चूँकि ये सारा कुछ जो है ये कंसीवेबल था और लग रहा था कि जो अहम कैंडिडेट्स हैं या जिनको जितवाने के लिए नॉमिनेट किया गया है वो जीत जाएंगे। मतलब किसी को डाउट हो सकता था कि वाडा साहब कैसे जीतेंगे, ना उनको कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है ना वो किसी पार्टी से है, लेकिन फिर वो देखा हमने सबको पता था वो जीतेंगे। तो वो इसके बारे में पहले वक्तों में कहा जाता था कि ये वो हुमा है जिसके सर पर बिठा दी जाए वो शहंशाह जो है वो बन जाता है। तो ये किसने बिठाई है ये हुमा इन लोगों के सरों पर, और कैसे सब कुछ हुआ है, हो गया है। दे आर ऑल इन द सेनेट। चलिए जी, अच्छा है, एक फॉर्म तो पूरा कंप्लीट लेकिन हुआ है ना? इसके साथ साथ नेशनल असेंबली, एक फॉर्म नेशनल असेंबली पे पहुंचने से पहले देखिए ये जो सेनेट है इसका इलेक्टोरल कॉलेज जब तक पूरा ना हो केपीके की तरफ उस वक्त तक ना चेयरमैन का इलेक्शन हो सकता है ना डिप्टी चेयरमैन का हो सकता है। उसके लिए तमाम फेडरेटिंग यूनिट जो हैं उनको चाहिए कि वो जो अपनी असेंबली को मुकम्मल करके और फिर वहाँ से वोटिंग कराएं। केपीके ने इसको डिनाई किया है, इसके बावजूद कि उनकी बहुत मनभाती चहीती जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने कैटेगोरिकली उनकी दरखास्तें उठा के फेंक दी थी और कहा था कि नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है ये प्रिवेल करेगा, और उसके साथ हुक्म दिया था कि आप इनका हल्फ लें फौरी तौर पे। इसके साथ फिर इस एज ए फॉलो अप इलेक्शन कमीशन ने भी फिर इसी तरह का नोटिफिकेशन जारी किया और स्पीकर केपीके असेंबली से कहा कि आप इजलास बुलाएं और इनको यानी हल्फ उठाने दें ताकि ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन वहाँ स्टेड फास्टनेस है दो मकाम पर। एक स्पीकर साहब, उन्होंने एक तो जो इजलास हो रहा था उसको जल्दी से मुलतवी कर दिया, और सीएम साहब और दूसरे जो है सीएम साहब जिन्होंने कहा कि हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। वो ललकार रहे हैं एक फेडरेटिंग यूनिट होते हुए सेंटर को, मरकज़ को ललकार रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा होश के नाखून इसलिए लें कि एक आइन के तहत ये मुआशरा चलता है, ये मुल्क चलता है, उसके अदारे चलते हैं, जो आइनी अदारे हैं उसमें आपकी नाराबाजी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। माजी में भी जिन्होंने नाराबाजी की थी इन्होंने ख़ुद भी नाराबाजी करके देख लिया ना, जब इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी तो जो नारे लगाए गए थे वो जो हैं वो पाए तकमील को नहीं पहुँच पाए ना। तो इसलिए इनकी तरफ से जो रेजिस्टेंस है और जिस तरह के बयानात हैं, मैं एक मिसाल आपको दूँ, उनका कि गैर आइनी व गैर कानूनी तौर पर मुंतखब होने वाले लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे। वो भाई जब पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जब इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया तो वो इलीगल कैसे हो गए? ये मानते भी नहीं थे ना कि हम मानते नहीं है वजीर आज़म और वज़ीर आला उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें भी ले रहे थे। के और अकल के नाखून लेने चाहिए। अब आ जाए जनाब नेशनल असेंबली की तरफ। ब्रेक की तरफ हमने जाना है। एक अच्छी बात तो ये हुई कि जी उमर अयूब साहब ने चूंकि दरखास्त दी थी कि मुझे आप बना दें स्पीकर, अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो उन्होंने बना दिया है, लेकिन साथ ही एक धमाका भी कर दिया है। स्पीकर साहब ने तो नहीं किया, चूंकि वो जो असेंबली का अमला है, जो सेक्रेटरीट है, उन्होंने कहा है कि जी ये अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद भी नहीं कहलवा सकते, इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा जी, और पार्लियामेंट में उनका कोई बंदा नहीं है। लिहाजा वो उन्होंने कहा कि जी आप दोबारा से आज़ाद हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करूं, तो फिर मुझे ये पता चला कि देखिए पीटीआई का सफ़र देखिए कि अपनी हैत खो के खुद अपने हाथों वो सुन्नी इत्तेहाद में जम हो गए। वहाँ भी फिर उनकी बात दाल नहीं गली और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद से एक बार फिर आज़ाद हो गए। यानी वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा कि वहाँ तक ना ही पीटीआई रही ना सुन्नी इत्तेहाद रहा, फिर आज़ाद। नहीं, उसका हल बताया इमरान खान ने। वो कह रहे हैं ग्रैंड अलायंस बनने जा रहे हैं। आगे हमने उसी इशू पर बात करनी है। चलिए जनाब कर लेते हैं वो जो ग्रैंड अलायंस जो पार्टियां देखेंगे उसमें कौन कौन है।